nutrition in humans, right? This is standard 10 topic, and this is the topic of chapter 6, and this is second part. First part is already uploaded, and this is second part in which we will study about nutrition in humans, right? So nutrition in humans means how humans are obtaining energy from food. We are consuming foods. We are consuming food that can be part of plant, or it can be part of animals, right? It can be flesh of animals, right? We are not talking about your vegetarian and non-vegetarian, being vegetarian and non-vegetarian, बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी क्या क्या डाइजेस्ट कर सकता है. हमारे बॉडी प्लांट पार्ट्स भी डाइजेस्ट कर सकता है और मीट भी डाइजेस्ट कर सकता है, राइट? यस, ऑब्वियसली वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. ग्रीन कलर के प्लांट्स में सेल्यूलोज करके और एक मॉलिक्यूल होता है, वी कैन नॉट डाइजेस्ट दैट मॉलिक्यूल. बट बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं, बाकी के रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, that we can digest. So most of the molecules which are there in plant, we can our body can digest it. तो हम लोग इस तरीके से herbivores भी हुए, और our body can digest meat also. तो इस तरीके से हम लोग carnivores भी हो जाते हैं. तो ये दोनों का मिला के होता है omnivores, right? We are omnivores. जब हम लोग बोलते हैं we are omnivores, human are omnivores, that doesn't mean what is my choices to eat, whether I'm vegetarian or non-vegetarian. It doesn't mean that. It means what kind of food my body can digest. अगर चलो मैं मीट नहीं खाता हूँ, आई एम वेजिटेरियन, बट अगर मैंने मीट खा लिया गलती से या कैसे भी मेरे बॉडी में चला गया थ्रू माय डाइजेस्टिव सिस्टम, तो क्या वो मीट डाइजेस्ट हो पाएगा, राइट? डिपेंडिंग ऑन दैट वी आर हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर ओमनीवोर. हमारे एंसेस्टर्स थे, वो गैदरिंग करते थे और हंटिंग करते थे. गैदरिंग में प्लांट पार्ट्स खाते थे, दे वर ईटिंग रूट्स एंड फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, और एनिमल का मीट खाते थे, राइट? दे वर नॉट हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और एनीथिंग, दे वर जस्ट ह्यूमंस, जो आज के जमाने में नहीं है, ठीक है? तो वो लोग सभी तरह का फूड खाते थे और सब डाइजेस्ट होता था, और वही बॉडी, उसी टाइप का बॉडी हमारे पास भी है. सो आवर बॉडी कैन डाइजेस्ट ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वेजिटेरियन हो जाए या नॉन वेजिटेरियन हो. इट इज प्योरली योर चॉइस वेदर यू वांट टू ईट vegetarian food only or non-vegetarian food only. But what I want to say is human can digest every type of food. Understood? And that's why we are omnivores. चलो, तो हम लोग जब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारा न्यूट्रिशन कौन से टाइप का है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसमें भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हम लोग खाना खा लेते हैं, बाद में बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है. अंडरस्टूड? डाइजेशन अकर्स विद इन आवर बॉडी. अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स हैं. कौन से पार्ट्स हैं? एक है एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल वो पार्ट है जहां से फूड पास होता है. जैसे हम लोग ने पढ़ा ना, कभी माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो यही सारे पार्ट्स आते हैं एलिमेंट्री कैनल में, राइट? थ्रू विच फूड पासेस फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, राइट? और दूसरा वाला पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है? बोलो. दूसरा वाला पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अंडरस्टूड? इट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो यहां पर हम लोग ये दोनों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो होल डाइजेस्टिव सिस्टम हैव टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनल में कौन से ऑर्गन्स आते हैं? इट इंक्लूड्स माउथ, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी, और इट इज कॉल्ड एज बकल कैविटी. तो ये तीनों नाम है माउथ के, ठीक है? क्योंकि माउथ के अंदर और कुछ नहीं, कैविटी ही है, राइट? फॉलोइंग माउथ देयर इज फेरिंक्स, बट 10th स्टैंडर्ड में हम लोग फेरिंक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे. फेरिंक्स एक ऐसा पैसेज है जहां से एयर और फूड दोनों ही पास होते हैं. We will study about pharynx, but in respiration, in breathing, not respiration, in breathing, right? Not in न्यूट्रिशन, ठीक है? लेकिन फेरिंक्स एक ऐसा पैसेज है जहां से फूड और विंड दोनों, एयर, नॉट विंड, एयर दोनों पास होते हैं, ठीक है? अब फेरिंक्स से अगर आगे जाते हैं तो एसोफेगस आएगा. फिर एसोफेगस से तो आप लोगों को मालूम है स्टमक आएगा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? आज यहाँ पर हम लोग डायग्राम भी इसका ड्रॉ करेंगे, सो वी कैन नो दैट हाउ डायग्राम कैन बी ड्रॉन फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? हम लोग दो डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर. वन इज फॉर एलिमेंट्री कैनल एंड अनदर फॉर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड में सैलिवरी ग्लैंड आता है, लीवर आता है, पैंक्रियास आता है, गॉल ब्लैडर आता है, ठीक है? We will not draw salivary glands because it is not there in our syllabus. But ठीक है, चलो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? Out of 6 salivary glands, we will draw 1 salivary gland, ठीक है? 3 टाइप के salivary gland होते हैं एक्चुअली.
एक हमारे कान के पास होता है, फिर दूसरा हमारे टंग के ठीक नीचे होता है, और दूसरे दो यहाँ पर होते हैं, ठीक है, तीसरे दो सॉरी यहाँ पर होते हैं। तो ये पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, फिर इसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, और इसको बोलते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अभी आपको ये नाम जानने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। So this about different type of glands, salivary glands present in our buccal cavity, right? Present surrounding our buccal cavity. और ये सारे obviously exocrine gland है, क्योंकि through duct it is pouring its secretion. इसमें जो भी बनता है salivary gland में, जैसे saliva बनता है, ठीक है, तो ये saliva through salivary duct it comes in our oral cavity और buccal cavity. Understood? तो ये oral cavity से या buccal, I mean oral cavity या buccal cavity या फिर mouth में कैसे आता है? Through ducts. Understood? तो ये सारे ग्लैंड जिसमें डक्ट फ्लो पोर होता है, ये सारे ग्लैंड्स को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड में डक्ट्स होते हैं। अंडरस्टूड? ओके, चलो फिर आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। तो चलो पूरा डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, और डायग्राम ड्रॉ करते करते स्टडी करते हैं, राइट। देखो यहाँ पर भी अमीबा की तरह पूरा न्यूट्रिशन में 5 प्रोसेस है। कौन सा? फर्स्ट इज इंजेशन, देन सेकंड इज डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो ये 5 steps, ये 5 सब प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर इन ह्यूमन बीइंग्स, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स इज आल्सो देयर, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करें, उससे पहले हम लोग को एक बैकबोन जैसा देख लेना है कि कैसे ड्रॉ करेंगे। बैकबोन जैसा नहीं, लेकिन पूरा डायग्राम का एक ज्योमेट्रिकल स्पेसिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बॉडी में अगर आप देखो तो ये एक्चुअली ये पूरा बॉडी है, टॉर्सो बोलते हैं इसको, इतने पार्ट को टॉर्सो बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट है, एक थोरैसिक कैविटी और नीचे वाला पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो आप सोच लो कि इतने में आपका टॉर्सो आएगा, तो इतना आपका एब्डोमिनल कैविटी है और इतना आपका थोरैसिक कैविटी। ये एस्टिमेट कर लो, ठीक है। यहां पर आप एग्जैक्टली होना चाहिए ये नहीं है कि आप एक एस्टिमेट निकाल लो कि भाई यहां से लेके यहां तक आपका होना चाहिए थोरैसिक कैविटी, और फिर यहां से यहां तक आपका होना चाहिए एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और हेड के लिए चलो यहां से आपका थोरैसिक कैविटी स्टार्ट हो रहा है, तो हेड कितना होना चाहिए? हेड नहीं, यहां पर होना चाहिए, इतने में हेड आपका होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये एस्टिमेट निकाल लो पहले, ठीक है। तो डायग्राम क्या है? अगर आपका ज्योमेट्रिक बैकग्राउंड एकदम एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट मतलब एस्टिमेटेड है, तो आपका डायग्राम में बहुत अच्छी से स्पेसिंग होगा, ठीक है। तो चलो आइए फिर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो और ये ज्योमेट्रिकल बैकग्राउंड से यूनिफॉर्मिटी भी मिलेगा, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग कलर्स यूज करेंगे। सबसे पहले अच्छा सारे कलर्स लेता हूं, चलो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं हेड रीजन, राइट। हेड बनाते हैं। हेड मतलब यहाँ पर एक हेड सिंपल कोई भी एक रफ हेड बना देंगे, ठीक है। चलो, तो यहां से थोरैसिक कैविटी शुरू होगा, यहां से यहां तक थोरैसिक कैविटी है, तो ये हेड यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, ओके, चलो तो ये हो गया ह्यूमन का बॉडी बन गया, ठीक है। अब देखो यहां तक हम लोग लगभग यहां तक थोरैसिक कैविटी होगा, यहां तक अप टू हियर थोरैसिक कैविटी विल बी देयर, ठीक है। थोड़ा सा एस्टिमेट यहाँ पर बदल जाएगा, और यहां तक एब्डोमिनल कैविटी हो। अंडरस्टूड?
इसके बाद चलो माउथ का माउथ ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको बकल कैविटी भी बोलेंगे हम लोग। नोज का भी थोड़ा सा बना देते हैं। अब फेरिंग्स, तो जितना नेक रीजन होता है उतना फेरिंग्स होता है, ठीक है। देखो एसोफेगस जो है ना, एसोफेगस का ये है कि एसोफेगस इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द, आई मीन इन थ्रू आउट द थोरैसिक कैविटी, अंडरस्टूड। देखो लीवर और स्टमक एक दूसरे के साथ इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, राइट। एंड लीवर इतना छोटा नहीं होता है, लीवर इज नॉट दिस मच स्मॉल, इवन स्टमक भी इतना छोटा नहीं है। बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, आपको पूरा ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहां से लेके कुछ पार्ट से कुछ पार्ट तक आप ड्रॉ कर दो बस।
while drawing this, just keep in mind that don't leave any space in here, right? Because small intestine is such a long organ present in our body, right? Okay, we don't need to draw any other diagram for digestive glands. We are just drawing it here, right? हम लोग अलग से ड्रॉ नहीं करेंगे, यहीं पर हो जाएगा, तो यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर और एक चीज, so let's see now what are the different parts of this whole digestive system. First, this is called mouth or oral cavity, right? In which food is getting mixed with saliva. because saliva भी कुछ जैसा तैसा केमिकल नहीं है, राइट? हम हमारे माउथ में प्रोड्यूस हो जाता है ऐसे, वी डोंट केयर फॉर सलाइवा, बट दिस सलाइवा इज हैविंग एंजाइम आल्सो, राइट? जो ये फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है? इसमें जो भी स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टार्च मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर प्रेजेंट इन राइस, व्हीट, पोटैटोज, ठीक है? ये सब फूड में स्टार्च का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो ये स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पर शुरू हो जाता है, राइट? बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। नाउ आपके माइंड में ये क्वेश्चन होता होगा कि एंजाइम क्या है, ठीक है? तो एंजाइम आर नथिंग बट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या है एंजाइम? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। वन मोर क्वेश्चन कि ये कैटलिस्ट क्या है यार, ठीक है? तो कैटलिस्ट आर केमिकल्स व्हिच आर हेल्पिंग इन फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है तो उसका एक जो स्पीड होता है, रेट, कोई रिएक्शन का एक स्पीड होता है, ये कितने टाइम में होगा, 1 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा, ये रिएक्शन कंप्लीट कितने टाइम में होगा, ठीक है? इसमें सारा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कितने टाइम पे होगा, 1 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा, 3 घंटे में होगा, या फिर कुछ मिनट्स में होगा, या फिर कुछ सेकंड्स में होगा, ठीक है? तो यही रेट ऑफ रिएक्शन को जो केमिकल फास्टर कर देता है, मतलब एक अलग से ऐसा केमिकल है जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन एक वो केमिकल रिएक्शन को फास्टर कर रहा है। सपोज वो 2 घंटे लग रहे हैं तो उसको वो 15 मिनट्स में या उससे भी कम टाइम में खत्म कर रहा है, देन दैट काइंड ऑफ केमिकल्स आर कॉल्ड कैटलिस्ट। एंड एंजाइम्स आर नथिंग बट कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? इट इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो ऐसा एक कैटलिस्ट, ऐसा एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड कुछ यहाँ पर होते हैं, फिर यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर होते हैं, ठीक है? There are 6 salivary glands present at both left and right hand side. Understood? So वो सारे salivary glands से saliva आएगा जिसमें एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम को बोलते हैं हम लोग amylase. Name of that enzyme is amylase. Understood? तो ये हमारे सलाइवा में होता है, सलाइवा में म्यूसिन होता है और वाटर होता है, और म्यूसिन की वजह से सलाइवा हमारा चिपचिपा होता है, राइट? So all these chemicals are present in our saliva and is helping in mastication। जो इसमें इवन जो चिपचिपा होता है म्यूसिक की वजह से, इसकी वजह से फूड क्या होता है कि सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, मतलब एंजाइम, सलाइवा जो एंजाइम है ना उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। हम लोग हमारे माउथ में टेथ होता है, टंग होता है, जिससे हम लोग फूड को मैस्टिकेट कर देते हैं। मैस्टिकेट मतलब अच्छे से ग्राइंड करना, कट करना, ठीक है? और सलाइवा के साथ मिक्स करना, ये पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मैस्टिकेशन। तो यहाँ पर अंदर फूड मैस्टिकेट हो जाता है। आफ्टर मैस्टिकेशन ऑफ फूड
ये फूड अंदर आना शुरू हुआ और साथ साथ में केमिकल रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा जिसमें स्टार्च का डाइजेशन होना शुरू हो गया है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइजेशन? ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि एंजाइम है यहाँ पर, तो एंजाइम की वजह से यहाँ पर डाइजेशन शुरू हो जाएगा स्टार्च का, और धीरे धीरे जैसे जैसे फूड नीचे आ रहा है एसोफेगस थ्रू, वैसे वैसे डाइजेशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आफ्टर तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च उसका डाइजेशन होना शुरू हो गया है। अब फूड जो है स्टमक में आएगा। ठीक है, स्टमक में क्या होता है? स्टमक में चलो दिस इज कॉल्ड एसोफेगस, दिस इज स्टमक। ठीक है, जब हम लोग ऐसा करते हैं कि मेरे पेट में खाना भर गया, दिस इज एब्डोमेन। ठीक है, यहां पर खाना नहीं भरता है, सिर्फ स्टमक में खाना जाता है। ठीक है, इट इज नॉट इन आवर बेली, दिस इज आवर बेली एंड इनसाइड द बेली वी हैव एब्डोमेन, राइट। लेकिन खाना पहले कहां पर जाता है? स्टमक में जाता है, और स्टमक में खाना कुछ 3 घंटे तक रहता है। ठीक है, विद इन द स्टमक फूड इज स्टेइंग फॉर सम 3 to 4 hours, राइट। डिपेंड ऑन, आई मीन क्या आपने कौन सा फूड खाया है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, मतलब ये डिफर करता है थोड़ा पर्सन टू पर्सन। ठीक है, और आपने क्या खाना खाया है, आपका डाइजेशन सिस्टम कितना फास्टर है, तो ये सब पे डिपेंड करता है। अब ये स्टमक में क्या होता है? तो स्टमक में एक सेल लाइनिंग होता है जिसको बोलते हैं म्यूकोसल एपिथेलियम, म्यूकोसल एपिथेलियम। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और यही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। इट इज प्रोड्यूसिंग गैस्ट्रिक जूस। अंडरस्टूड? होता है ना, जब आपको खाने के टाइम में भूख लगती है ना, तो पेट में गुड़गुड़ होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको भूख लगती है, एक्चुअली आपका स्टमक है वो एक साइकिल में सेट हो चुका है कि भाई शाम के जब रात के जब 8 बजते हैं, 7:30 8 बजते हैं, तो खाने का टाइम होता है, तो उस टाइम पे आपके स्टमक में ये जूस सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। इसलिए भी आपको पेट में ये ऐसा सब कुछ फील होता है, राइट। नाउ ये गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या होता है? ये गैस्ट्रिक जूसेस में देखो क्या होता है। एक होता है डाइल्यूट HCl, यस इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में ये बहुत ही खतरनाक एसिड होता है जिसका पीएच, जिसकी वजह से खाने का पीएच क्या हो जाता है, आई मीन पीएच ड्रॉप होके 1 to 2 हो जाता है। दैट इज हाईली एसिडिक, अंडरस्टूड। और कितना HCl का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना होता है? 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल, इतना सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। डाइल्यूट है फिर भी बहुत उसके एसिडिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेंट्रेशन में सिगरेट हो रहा है फिर भी ज्यादा है, तो ये और चाहिए भी, इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्यों चाहिए? बिकॉज दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजेन एंजाइम, जो हमारे स्टमक से सिगरेट होता है, जो यही गैस्ट्रिक जूस में भी होता है। ठीक है, क्या होता है वहां पर? पेप्सिनोजेन। तो ये पेप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब उस डाइल्यूट HCl के कांटेक्ट में आता है तो ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू पेप्सिन अगेन। ये पेप्सिन क्या है? पेप्सिन ही है, ये पेप्सिन भी एक एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करेगा। प्रोटीन भी बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरह। ठीक है, दे आर पॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पॉलीमर होते हैं। तो पॉलीमर्स है तो मान लो कि एक एक मॉलिक्यूल में थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होंगे, अंडरस्टूड। तो ये ब्रेक करने के लिए यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम होता है। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए पेप्सिन एंजाइम होता है। और ये डाइल्यूट HCl और पेप्सिन दोनों फूड के साथ कितने घंटे तक रहता है? 3 से 4 घंटे तक रहता है, अंडरस्टूड। चलो अब फूड का तो मतलब हो गए 12 बज गए। ठीक है, HCl और पेप्सिन के प्रेजेंस में 3 से 4 घंटे रहेंगे, मतलब फूड तो अच्छे से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी पार्शियली डाइजेस्ट होता है, 3-4 घंटे के बाद भी फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये 3-4 घंटे तक जब तक रहेगा तो स्टमक की वॉल को भी तो खतरा है भाई। HCl है तो स्टमक की वॉल को भी खतरा होगा कि नहीं? ठीक है, तो इसके लिए, इसको बचाने के लिए यहां पर और एक केमिकल सीक्रेट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग म्यूकस। यही म्यूकस है जो हमारे सलाइवा में होता है, अंडरस्टूड। इट इज द सेम म्यूकस व्हिच इज देयर इन आवर सलाइवा। तो ये म्यूकस जो होता है वो स्टमक के इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है, इनर सेल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ये दोनों ही चीज से डाइल्यूट HCl एंड पेप्सिन, कि पेप्सिन हम लोग एंजाइम बोलते हैं, लेकिन ये भी जैसा तैसा नहीं है। स्टमक के
मॉलिक्यूल्स को भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। स्टमक के इनर लाइन की जो सेल है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो दिस म्यूकस इज प्रोटेक्टिंग स्टमक इनर लाइनिंग और इनर वॉल फ्रॉम डाइल्यूट HCl एंड पेप्सिन, एक्टिव पेप्सिन एंजाइम। अंडरस्टूड। तो चलो आधा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, कुछ हद तक पेप्सिन डाइजेस्ट हो गया। अब क्या होगा, ये फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो देखो क्या है, ये एक ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलेंगे गॉल ब्लैडर। अंडरस्टूड। ये भी एक ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। पहले बता देते हैं लीवर क्या है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे बॉडी में स्किन है, तो लीवर इज सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी एंड लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन इन आवर बॉडी, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सबसे बड़ा ग्लैंड है अगर हमारे बॉडी में तो वो है लीवर। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम लोग केमिकल फैक्ट्री भी बोल सकते हैं हमारे बॉडी में, जहां पर हमारे बॉडी के बहुत सारे केमिकल्स प्रोसेस्ड होते हैं, स्टोर होते हैं। अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड लीवर। तो ये लीवर हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और डाइजेस्टिव सिस्टम में तो अगर मेरा मानो तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ऐसा लिखना नहीं कई बार, लेकिन मेरे हिसाब से डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर इज मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, ठीक है। चलो अब लीवर में से देखो एक डक्ट निकल रहा है, इसको एक्चुअली हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, और एक गॉल ब्लैडर में से भी एक डक्ट निकल रहा है जिसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। आपको यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस नेम ऑफ दिस टू डक्ट्स, ठीक है। तो ये डक्ट से और ये डक्ट से सिक्रेशन होगा और ये कॉमन बाइल डक्ट में आएगा, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। अब पूछो इसका नाम कॉमन बाइल डक्ट क्यों है, पूछो। इसका नाम कॉमन बाइल डक्ट इसलिए है क्योंकि ये दो जगह से बाइल जूस कलेक्ट करता है, वन फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड अनदर फ्रॉम लीवर। दोनों में से बाइल जूस निकलता है। Actually, gallbladder is storing bile juice, liver is producing bile juice, and gallbladder is just storing it, ठीक है। तो लीवर में से और गॉल ब्लैडर में से बाइल जूस कलेक्ट होगा इन कॉमन बाइल डक्ट, फिर ये बाइल डक्ट नीचे आएगा और फिर पैंक्रियास में से एक डक्ट जो निकलता है दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो ये कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मर्ज होके बनाएगा हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। आपको अभी ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। अभी आप ये याद रखो जो पैंक्रियास से दूसरा डक्ट निकलता है उसका नाम है पैंक्रियाटिक डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट आपको समझ में आ गया। अब चलो बाइल जूस के बारे में बात करें, बाद में पैंक्रियाटिक और पैंक्रियास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो बाइल जूस के बारे में बात करते हैं। तो बाइल जूस में क्या होता है, इन बाइल जूस बाइल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। यही बाइल पिगमेंट्स को हम लोग बाइल सॉल्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि इसका एग्जांपल्स थोड़े लिख देता हूं, तो ये है बिली वर्डिन, बिलीरुबिन एटसेट्रा। अंडरस्टूड। ये दो ऐसे पिगमेंट्स हैं जिसको बाइल पिगमेंट्स बोलते हैं, और यही बाइल पिगमेंट्स की वजह से हम लोग रेड, ग्रीन, व्हाइट जो भी कलर का फूड खाए लेकिन जो निकलता है वो येलो कलर का निकलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टू पिगमेंट्स, ठीक है। ये दो पिगमेंट के येलो कलर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस वाला होता है, आई मीन बहुत ज्यादा इसका येलो कलर होता है। इसकी वजह से हमारा स्टूल जो बनता है दैट इज येलो इन कलर, मतलब यहां से जो आगे फूड जाएगा दैट विल बी इन येलो कलर। क्यों? क्योंकि इसमें लीवर का बाइल जूस ऐड हो गया जिसमें ये दो पिगमेंट है, ठीक है। तो ये बाइल जूस यही दो पिगमेंट की वजह से ग्रीनिश येलो कलर का होता है। अंडरस्टूड। इसमें येलो कलर ज्यादा होगा ऑब्वियसली। ये एक एल्कलाइन फ्लूइड है। क्यों एल्कलाइन फ्लूइड है? क्योंकि स्टमक, देखो स्टमक में हाईली एसिडिक फ्लूइड है, तो अभी यहाँ पर न्यूट्रलाइज करके स्लाइटली एल्कलाइन करने का जरूरत है। यहां से जो फूड निकलेगा वो एसिडिक है
और उसको अभी यहाँ जब तक यहाँ आगे जाएगा तब तक उसको थोड़ा सा एल्कलाइन करने की जरूरत है। मतलब एसिड का ऑपोजिट होता है एल्कली, एसिड का ऑपोजिट होता है एल्कली। तो एसिडिक है फूड तो इसको अभी थोड़ा सा एल्कलाइन करना है, मतलब एसिडिटी तो निकाल देना है इसमें से और थोड़ा सा एल्कलाइन करके फूड को आगे भेजना है। अंडरस्टूड? तो एसिडिटी खत्म करके एल्कलिनिटी थोड़ा सा ही बढ़ा के आगे भेजना है फूड को, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए बाइल जूस ये सब काम करता है। और एक चीज, कभी आपने देखा है कि दूध और मतलब सॉरी दूध में बोल गया, देखो कभी आपने देखा है कि पानी और फैट एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, ठीक है। मैं आंसर तो बोल गया अभी कि मिल्क, ठीक है। मिल्क में फैट और वाटर दोनों ही मिक्स होता है। मिल्क में वाटर तो होता ही हम लोग को मालूम है, पहले से ही वाटर होता है, वो मिक्सिंग वाले की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पहले से ही वाटर होता है और उसमें से घी भी बनता है, ठीक है। दैट मींस इट इज कंटेनिंग बोथ फैट एंड वाटर एंड होमोजेनसली, ठीक है, वो भी होमोजेनसली मिक्स होता है। इसका मतलब दोनों को मिक्स किया जाता है और इसीलिए मिल्क को इमल्शन बोलते हैं। हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है। याद नहीं तो फिर से देख लो एक बार। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इमल्शन। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ये जो बाइल जूस होता है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसके वजह से खाने में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे उसका इमल्सिफिकेशन होगा, मतलब वाटर के साथ मिक्स होगा, ठीक है। क्यों ये करना बहुत जरूरी है? क्यों ये करना जरूरी है? तभी तो वाटर में प्रेजेंट एंजाइम ये लिपिड मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करेंगे, एक्ट कर सकते हैं ना। अंडरस्टूड? अगर खाने में जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है या फिर जितने भी फैट मॉलिक्यूल्स है वो पानी में मतलब मिक्स हुए ही नहीं है अच्छे से, तो उसमें पानी में डिसॉल्व हुए एंजाइम कैसे उस पर एक्ट करेंगे? अंडरस्टूड? तो जब वो पानी में अच्छे से मिक्स होगा तभी पानी वाले एंजाइम उस पर एक्ट करेंगे ना। तो सारे एंजाइम्स ऐसे हैं यहाँ पर जो पानी में डिसॉल्व होते हैं। एवरी एंजाइम्स हियर आर वाटर soluble. Now water soluble enzyme, how water soluble enzyme can act if this lipid molecules doesn't mix with water? So first it had to get mixed with water, and for mixing of it, I mean mixing of this type of molecules in water is called emulsification, which is done by bile juice, ठीक है। तो यहाँ पर bile juice emulsification of fat molecules का भी काम करता है, which is very very important for digestion of lipid molecules, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस अबाउट बाइल जूस, लिवर, गॉल ब्लैडर। अब पैंक्रियास के बारे में बात करते हैं। तो पैंक्रियास डुअल ग्लैंड है ना भाई, डबल डुअल की है। इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड बिकॉज पैंक्रियाटिक डक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। क्यों एंडोक्राइन ग्लैंड? क्योंकि इसके कुछ सिक्रीशंस, इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे बनते हैं जो पैंक्रियाटिक डक्ट में नहीं आता, सीधा ब्लड में पोर होता है, जैसे कि इंसुलिन। अंडरस्टूड? इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियास। और इंसुलिन तो आप जानते ही हो कि भाई कैसा केमिकल है। इंसुलिन अगर किसी में सीक्रेट होना कम हो गया या फिर बंद हो गया तो बेचारा इंसान को हो जाएगा डायबिटीज। अंडरस्टूड? डायबिटीज मिलिटस, मतलब उसमें ग्लूकोज का यूज नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। ग्लूकोज का एसिमिलेशन लीवर में स्टोर नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड? और ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो जाएगा। दैट इज इन केस ऑफ डायबिटीज, जब इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाता है या फिर इंसुलिन सिक्रीशन खत्म हो जाता है इन पैंक्रियास। इसके इंसुलिन और हार्मोन्स के अलावा, मतलब जो केमिकल्स सीधा ब्लड में पोर होते हैं, उनके अलावा कुछ और केमिकल्स भी है जो पैंक्रियाटिक डक्ट में आते हैं। और वो सारे केमिकल्स को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? एंजाइम्स बोलेंगे। क्यों? बिकॉज दे आर फास्ट, आई मीन दे आर रैपिड इन रेट ऑफ रिएक्शन, आई मीन रेट ऑफ डाइजेशन इन हियर। डाइजेशन इज नथिंग बट केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर ये लोग, ये सारे केमिकल्स डाइजेशन को फास्टर करेंगे, ठीक है, डाइजेशन को एड करेंगे। दैट्स व्हाई these chemicals which are coming in intestine to pancreatic duct are called enzymes. अब इसमें कौन से एंजाइम होते हैं तो ये भी देख लेते हैं। चलो पैंक्रियाटिक एंजाइम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर से जो केमिकल्स का पूरा मिक्सचर आएगा उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या बोलेंगे उसको? पैंक्रियाटिक जूस। तो ये ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं पैंक्रियास, इसका डक्ट को बोलेंगे पैंक्रियाटिक डक्ट। इसमें से जो मिक्सचर का सिक्रेशन होगा दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस। अंडरस्टूड? जिसमें अलग अलग एंजाइम होंगे। तो इसमें से कुछ एंजाइम्स की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कौन से एंजाइम होंगे? देखो ट्रिप्सिन होगा, फिर और एक अमाइलेज, फिर और एक लाइपेज, और भी बहुत सारे एंजाइम हैं, लेकिन हम लोग अभी ये 3 एंजाइम के बारे में बात कर लेते हैं। दे आर पैंक्रियाटिक एंजाइम। ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज
ये दूसरी बार सुनो ना आप लोग ने यही वीडियो में, ठीक है। तो ये याद रखना, अमाइलेज सलाइवा में भी होता है और पैंक्रियाटिक जूस में भी होता है, ठीक है, ये याद रखना। एंड थर्ड इज लाइपेज, अंडरस्टूड। तो ये 3 एंजाइम अभी एक्ट करेंगे फूड पे इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन अभी ये नाम है ना हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। ये सी वाला जो पार्ट है ना उसको डुओडेनम बोलते हैं, जहां पर डाइजेशन बहुत सारा हो जाता है, ठीक है। फिर होता है जेजुनम और लास्ट पार्ट होता है इलियम, अंडरस्टूड। तो ये नाम याद रखने का आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट होता है। इतना याद रखो कि ये फर्स्ट पार्ट में सबसे ज्यादा एंजाइम्स मिक्स होते हैं और सबसे ज्यादा डाइजेशन ये फर्स्ट पार्ट में ही होता है, ठीक है। फिर आगे के पार्ट्स हैं, उसको आगे के पार्ट्स में फिर इंटेस्टाइन के भी अपने एंजाइम्स होते हैं, मतलब इंटेस्टाइन का वॉल कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगा, ठीक है। तो जब इंटेस्टाइन का एंजाइम्स सीक्रेशन होता है तो यहां पर क्या है कि अभी जो भी आधा टुकड़ा, मतलब जो आधा कच्चा पक्का डाइजेशन हुआ है उसको उसका कंप्लीट डाइजेशन कर देगा, ठीक है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ फूड गेट कंप्लीट्स, अंडरस्टूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ फूड गेट कंप्लीट, अंडरस्टूड। यहां पर कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन फूड का। जितने भी अलग अलग लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो सारे सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, अंडरस्टूड। फिर और सिर्फ यही नहीं होता है, इसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी पूरा कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अंडरस्टूड। अब जो डाइजेस्टेड फूड यहां पर बने हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट बने हैं डाइजेशन केमिकल रिएक्शन की वजह से, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने हैं, all these smaller molecules get absorbed in blood vessels, understood, get absorbed in blood vessels। एक फैटी एसिड्स को छोड़ के, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को छोड़ के बाकी सारे मॉलिक्यूल्स, बाकी सारे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पानी में इतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता है, फैटी एसिड तो डिसॉल्व ही नहीं होता है। तो जितने भी छोटे छोटे बाकी सारे मॉलिक्यूल्स है जिसका डाइजेशन होकर प्रोडक्ट बना है, वो सारे प्रोडक्ट वाले जो केमिकल्स है, all those chemicals will be absorbed in the wall of small intestine and enter in blood। एक बार ब्लड में चला गया तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन, यहां पर हो गया एब्जॉर्प्शन। तो पहले इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन के साथ साथ डाइजेशन शुरू हो गया था, ठीक है। और डाइजेशन जैसे ही खत्म हुआ एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो गया, ठीक है। विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज ऑल्सो कंप्लीटेड। Within the small intestine absorption of food is completed। तो इसके बाद अब कोई ग्लैंड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन तो हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, ठीक है। अब जो बचता है वो है अनडाइजेस्टेड फूड। क्या बचता है अभी? अनडाइजेस्टेड फूड। चलो लार्ज इंटेस्टाइन में बाद में आते हैं। अब यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड एब्जॉर्ब हो गया है, हमारी बॉडी उसको अलग अलग तरीके से यूज करेगा, ठीक है। ग्लूकोज जो होगा वो रेस्पिरेशन में यूज होगा। कैसे ग्लूकोज रेस्पिरेशन में यूज होता है वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। यही चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा धीरज रख लो। तो ग्लूकोज होगा वो रेस्पिरेशन में यूज होगा। एमिनो एसिड बॉडी अपने प्रोटीन्स बनाने में यूज करेंगे, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन से एमिनो एसिड्स बनता है, ठीक है। चलो लिख देते हैं। तो जितना भी स्टार्च मॉलिक्यूल या बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उससे बन जाता है ग्लूकोज। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उससे बन जाता है एमिनो एसिड। और देखो यही प्रोसेस को, यही केमिकल रिएक्शंस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है जो फैट है, फैट का डाइजेशन होता है। तो जब फैट का डाइजेशन होता है तो बनता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अंडरस्टूड। तो बाकी ये एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज और जो हमारे बॉडी में विटामिन मिनरल्स जो आते हैं उसको तो डाइजेशन की जरूरत नहीं है, वो पहले से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो तो सीधा ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो जाएगा, मिनरल्स और विटामिन अलग अलग फंक्शन में यूज अप हो जाएंगे। अब जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये जाएंगे लिम्फ में, ये सीधा एब्जॉर्ब होंगे लिम्फ में, अंडरस्टूड। लिम्फ में एब्जॉर्ब होंगे और लिम्फ में फ्लो करते 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 ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएंगे।
So this fatty acids and glycerol will be ultimately added in our blood. तो जैसे ब्लड में ये सब कुछ आ गया, इट विल बी रेडी फॉर एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मतलब उसका यूटिलाइजेशन. ठीक है, तो जैसे ब्लड में एंटर होता है इसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये डाइजेस्टेड फूड का एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन तो हो गया और एसिमिलेशन भी हो जाएगा. अंडरस्टूड. चलो अब आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में. अब हमारे बॉडी में देखो क्या क्या खाने में होता है, कौन से किस किस तरह के केमिकल्स होते हैं. वाटर होता है, तो वाटर का एब्जॉर्ब हो जाएगा. ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर विल बी एब्जॉर्ब, लेकिन अभी तक ज्यादातर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है. ठीक है, फिर होता है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का तो हो गया स्टार्च से ग्लूकोज. फिर प्रोटीन होता है, प्रोटीन का एमिनो एसिड. फैट होता है, फैट का फैटी एसिड, ग्लिसरॉल. विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग फाइबर बोलते हैं. दिस फाइबर नेवर गेट डाइजेस्टेड इन आवर फूड. जैसे हमारे हेयर्स, अगर हेयर गलती से खाने में आ जाता है तो वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा. अंडरस्टूड. तो ऐसे हमारे खाने में और भी, जैसे हम लोग व्हीट खाते हैं या फिर होल ग्रेन, कोई भी होल ग्रेन फूड खाते हैं, तो उसमें फाइबर होते हैं. दिस फाइबर नेवर गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. उसके लिए हमारे बॉडी में एंजाइम्स ही नहीं है, तो वो फाइबर्स वैसे के वैसे ही हमारे बॉडी में आगे पास होंगे. दोस पार्ट, आई मीन ये सारा अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड एंटर होगा लार्ज इंटेस्टाइन में. अंडरस्टूड. तो लार्ज इंटेस्टाइन में अब क्या क्या है, मेनली फाइबर एंड वाटर एंड अदर अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड. अंडरस्टूड. तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में आगे जैसे जैसे पास होता जाएगा वैसे वैसे वाटर इसमें से एब्सॉर्ब होता जाएगा. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर इन आवर बॉडी. अगर हमारे बॉडी में वाटर ज्यादा है तो यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा. अगर हमारे बॉडी में वाटर कम है तो यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा. अंडरस्टूड. और अनडाइजेस्टेड पार्ट पास होगा विद ऑल बिलिवर्डिन एंड बिलिरुबिन लाइक पिगमेंट्स. अंडरस्टूड. एंड फिर ये लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसको रेक्टम बोलते हैं. यहाँ पर फेसेस या स्टूल, जो बोलो आप, राइट. इट कैन बी. चलो यहाँ पर मैं लेबल भी कर देता हूँ. स्मॉल इंटेस्टाइन को लेबल नहीं किया है और लार्ज इंटेस्टाइन को भी नहीं किया है. सो दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन and this is rectum. Understood? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है रेक्टम, जहां पर फेसेस या स्टूल, जो बोलो आप, स्टोर होता है. अंडरस्टूड. और यहीं से डिफिकेशन होता है. डिफिकेशन मतलब इजेशन, मतलब रिमूवल ऑफ फेसेस और स्टूल. अंडरस्टूड. तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इजेशन. ठीक है, जैसे इंजेशन होता है वैसे इजेशन होता है. अंडरस्टूड. सो दिस इज हाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज बीन कैरिड आउट. अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आज ही मुझे पूछ लेना. आई विल गिव आंसर. आई विल ट्राई टू गिव आंसर विद इन एन आवर. सो गुड बाय फॉर नाउ.